इकोनॉमी का ये 5वां लेक्चर है और शेड्यूल के हिसाब से आज होना है यूपी बजट। यूपी पीसीएस मेंस जब चल रहा था उस दौरान यूपी बजट को हमने पढ़ा था बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में, बुलेट ट्रेन की तरह। उस समय मेंस का थीम वाइज डिस्कशन ज़्यादा था बजाय कि बहुत ज़्यादा फैक्ट पे। आज क्या करने वाले हैं? आज हम जो बजट है उसके जो प्रोविजंस हैं, की प्रोविजंस जो एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है। दवाई, मिठाई, बाँसुरी, सब पे खर्च किए गए पैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हीं को ध्यान रखना होता है, वो भी ध्यान रखना होता है। और हम चूँकि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बाकी लेक्चर्स में सीख ही रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बोल बचन आज भी नहीं करेंगे बजट में, क्योंकि बजट और सर्वे के सहारे ही इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, चूँकि सवाल वहीं से आ रहे हैं ज़्यादा प्रीलिम में। हम PYQ देखेंगे और MCQs देखेंगे। MCQ देखेंगे जो बजट पे हमने बनाया है, ठीक। शुरू करते हैं। यूपी बजट थीम वाइज और प्रोविजन वाइज जिस तरीके से सवाल पूछा है वो PYQ आपको सेपरेट फाइल में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए वो यूनियन के साथ मिक्स है तो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। सीधे बजट के प्रोविज़न अभी कराएंगे और उसके बाद ये बजट की जो बजट की प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से PYQ है, MCQ है। ऊपर यूनियन का है तो यूनियन हमें पढ़ना नहीं है आज, यूनियन बाद में पढ़ना है। यहाँ से यूपी का शुरू हो जाता है क्वेश्चंस, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। अब ये बजट हाईलाइट है। पहला सवाल इसी में से बनेगा कि बजट का आकार कितना है, ठीक, कितना प्रोविज़न किया गया है। तो सवाल भी उसी पे पूछा है कि भाई 2025-26 के लिए यूपी का बजट कितना है। अब अगर आप देखेंगे साल 2022 का पेपर, तो यूपी में ये सवाल पूछा गया कि बजट 2020-21 कितना टोटल साइज था बजट का और नई योजनाएं, न्यू स्कीम्स कितने की थी। तो इस तरह से अगर सवाल इस बार पूछ ले कि यूपी का बजट 25-26 में कितना है टोटल और पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है भाई, रट लो इसे। 808,736 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन है फॉर बजट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 25-26। और ये पिछले साल की तुलना में 9.8% ज़्यादा है। एक बहुत छोटा सा फैक्ट है बट इस पे सवाल बनता है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था। जब भी कोई नया बजट होता है वो अपने पिछले साल की तुलना में ज़्यादा ही होता है, अनटिल अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई हो, कोई वित्तीय आपातकाल हो या कोई बहुत ज़्यादा मंदी आ गई हो। जनरली मंदी में भी बजट की साइज बढ़ ही जाती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आएगा तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा सही। दूसरा सवाल जो बन सकता है वो बन सकता है कि 2025-26 में जो टोटल GSDP है उसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है। आपने अगर देखा होगा तो अभी RO के एग्जाम में उसने सवाल पूछा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पे। आपको फिस्कल पॉलिसी पे 2-3 बातें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। अगर वो यूनियन का है तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल मैनेजमेंट क्या है, FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट क्या हैं। मैंने आपको FRBM बहुत ठीक से मेंस में पढ़ाया है, प्रीलिम में भी अभी अपने पहले या दूसरे लेक्चर में बहुत ठीक से पढ़ाया है FRBM प्रीलिम के दृष्टिकोण से, तो ये सब आपको पता है। नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स भी आपको पता है, 2022-23 तक के लिए उन्होंने जारी किया है, तो ये भी आपको पता है कि 45.9 आई थिंक यूपी का स्कोर है और यूपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। तो इस पे भी सवाल आ सकता है। और 25-26 का जो टारगेट है आपका GSDP का परसेंटेज कि कितना राजकोषीय घाटा मैक्सिमम हो सकता है वो कितना है, 2.97। FRBM का टारगेट क्या है कि भाई 3% से नीचे रखना है, राज्यों को 3% से नीचे रखना है, तो 2.97 टारगेट किया गया है। अब यूपी ने कहा कि जो बजट वो फोकस करता है किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एजुकेशन पे और अर्बन डेवलपमेंट पे। जब बजट खुद कह रहा है कि भाई हम इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल बजट के डॉक्यूमेंट से मैंने सब कुछ लिया था, तो आप कॉमन सेंस लगाओ मित्र कि जब ये खुद ही कह रहा है रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, तो सवाल इस पे ज़्यादा बनने की संभावना है। ठीक उसी तरह से अगर मेंस का आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा कि प्रश्न यहाँ से आए थे, तो उसमें लिखा था थीम, बजट की थीम क्या है। तो जब बजट की थीम उन्होंने खुद ही कह दिया था वंचित वर्गों का कल्याण,
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सब जब थीम ही बजट की तो उस पर सवाल बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए उसको क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन मॉडल आंसर बना करके दे दिया था और उस पर सवाल आया सीधा। तो जब थीम ही यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन अर्बन डेवलपमेंट, तो इस पे एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो जो मैंने बना के दिया भी है। तो ये पहला हो गया बजट का साइज कितना था। अब और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे भी। कह रहा है टोटल रिसिप्ट, कहीं कहीं पे सिर्फ हिंदी में है, क्योंकि शुरुआत में बजट का डॉक्यूमेंट सिर्फ हिंदी में अवेलेबल था। इसकी अंग्रेजी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल देख लो। अंग्रेज जो मित्र हैं वो इतना हिंदी समझ सकते हैं कि उनको डिजिट समझ में आए, क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी है ना और जो हिंदी है, दोनों में एक बात कॉमन है। वो कॉमन है कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स की कोई अपनी लिपि नहीं, बल्कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नंबर हैं। तो अंग्रेजी में भी यही वाला नंबर चलता है, हिंदी में भी यही, तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुल प्राप्तियों में 6,62,000, कुछ लोगों को होता है ना, बोलते हिंदी में बट कहते हैं मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। तो और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं समझ में आती, मैं तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी जानता हूँ, ठीक है, पहली चीज़। और न सिर्फ अंग्रेजी में मेंस लिखा है, बल्कि इंटरव्यू भी अंग्रेजी में आधा से ज़्यादा चला है। तो अंग्रेजी बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, काम भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी ऐसी भाषा है जो आपको असहज तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम की बात अलग। तो 6,62,000 करोड़ टोटल रिसिप्ट। और कौन सा रिसिप्ट? ये रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ टर्म तो दिक्कत नहीं होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कोई बोलेगा मास्टर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर क्या होता है? बहुत बेसिक अंतर है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार ने कोई टैक्स लगाया, कोई फीस लगाया, कोई फाइन लगाया, ठीक, या कोई सेविंग जनता की जो है मिली, इस तरीके से, ये सब कहलाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिक समझ ऐसे रखो, जो ट्रांजिटरी, टेम्पररी या पीरियोडिक इन नेचर है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ज़्यादा टिकाऊ, लंबे समय के लिए, लेकिन कुछ उदाहरण हैं उनके, जैसे लोन ले लिया कहीं से, कोई कंपनी थी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसको बेच दिया, तो उसको बेच दिया, पैसा आ गया एक मुश्त, डिसइन्वेस्टमेंट भी जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे मित्र कैपिटल रिसिप्ट। तो ये भी तो बोलोगे कि लोन का जब रीपेमेंट करेंगे तब, तो जो लोन है ना आया जब, तो ये कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। जब लोन वापस करेंगे तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो लोन आपने लिया है, अगर इसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, मतलब पे कर रहे हो, दे रहे हो, तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू के नेचर का होता है, और जो लोन होता है वो कैपिटल का नेचर का होता है। लोन लोगे तो कैपिटल रिसिप्ट, लोन दोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट दोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं अगर लोन आपने किसी को दिया हुआ है तो लोन जो दिया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो होगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। यानी इंटरेस्ट है रेवेन्यू और लोन जो है मूलधन जिसे बोलते हैं वो है कैपिटल। इतना ध्यान रखना। पता नहीं पूछेगा बट रटते जाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, थोड़ा तो अंतर पता होना चाहिए। अब देखो आगे, सब कुछ जोड़ घटा लो, उसके बाद 29,493 रुपये, 29,493 करोड़ रुपए का टोटल घाटा एक्सपेक्टेड है, ठीक। और पब्लिक अकाउंट से इतने रुपए मिलने हैं, ये दोनों नहीं पूछेगा। इनको बताने का उद्देश्य ये है पब्लिक अकाउंट क्या है। मैं बोलता हूँ ना बजट सर्वे के सहारे कंप्लीट इकोनॉमी, तो पब्लिक अकाउंट का नेचर समझो। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड में टैक्सेस हैं, बाकी जो यूनियन गवर्नमेंट अगर सेस सरचार्ज लगाती है तो उसमें से खर्चे जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो टैक्स जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो घटाने के बाद में शामिल किया जाता है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट होती है, पब्लिक अकाउंट में वो पैसे ज़्यादा आते हैं जो सरकार को किसी बचत पत्र से मिला है, किसी ऐसे मद से मिला है, किसी ऐसे हेड से मिला है जो जनता का पैसा है, उसको कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डालना है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि जो टैक्स मिल गया वो तो सरकार को मिल गया, वो तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो जनता अपना
पैसा सरकार के पास रखती है टेम्परेरी तौर पे, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट हो या कोई और एफडी वगैरह हो, निश्चित तौर पे वो जनता जब चाहेगी वो पैसा मांग सकती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की दिक्कत ये है, इससे पैसा निकालने के लिए एक इस पे खजांची बैठा हुआ है जिसका नाम है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से अनुमति की जरूरत होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। ऐसे ही स्टेट में पब्लिक अकाउंट से ऐसी कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए जिनकी प्रकृति कभी भी लेनी देनी पड़ सकते हैं उसको पब्लिक अकाउंट में रखते हैं। तो ये पैसा पब्लिक अकाउंट का है। ठीक है, अब देखो एक सवाल बन सकता है कि जो पीआरएस ने भी कोट किया है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ये देखो 25-26 का जो बजट है, इसकी एक खास बात है जो पिछले 2-3 साल सर स्क्रीन दिख नहीं रही है। तो एक जो बात पूछी जा सकती है वो ये है कि यूपी का जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस का है या रेवेन्यू डिफिसिट का है। ठीक, तो जवाब इसका यहाँ छुपा है। रेवेन्यू सरप्लस इन 25-26 इज एस्टिमेटेड टू बी 2.6% of GSDP, worth Rs 79,000 crore as compared to revenue surplus of 2.1% of GSDP at the revised estimate stage in 24-25। इसका सिंपल मतलब है कि जो रेवेन्यू के नेचर की खर्ची हुई और जो प्राप्तियां हुई रेवेन्यू के नेचर की, उनमें जो प्राप्तियां हुई यानी जो रिसीप्ट हुआ वो ज़्यादा है। और सामान्यतः देखा गया है डेवलपिंग इकोनॉमीज में, विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती हैं उसमें बजट घाटे का होता है और रेवेन्यू डिफिसिट भी होता है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थैंक्स टू फिस्कल मैनेजमेंट की राज्य सरकार ने जो रिसिप्ट है, अब टोटल बजट तो घाटे का होगा ही होगा क्योंकि कुल मिलाकर के जो खर्चे हैं वो तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट का मामला है उसको उसने बैलेंस किया है और लगभग 2025-26 में 79,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है जो टोटल जीडीपी का 2.6% है। तो पहला जो सवाल बनेगा वो होगा कि क्या उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस है या उत्तर प्रदेश इज अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट? जवाब है यस। क्या ये पहली बार हुआ है? जवाब है नो। क्या 2025-26 में सबसे ज्यादा है? जवाब है यस। ठीक, दूसरा सवाल बनेगा 25-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया? अभी वहां पे हमने देखा था 2.97%, पीआरएस ने अप्रॉक्स 3% लिया है। तो दोनों में से अब स्पेसिफिकली अगर ये मेंशन होगा तो ये सही कर देना, अगर ये नहीं होगा तो ये कर देना। ठीक, दूसरा देखो ग्रोथ जीएसडीपी की, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो कितनी? कह रहा है कि भाई 23-24 में, 2023-24 में, अब बोलोगे मास्टर 24-25 क्यों नहीं बोला? तो 24-25 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 25 में तो फरवरी में बजट ही आया है, जनवरी या फरवरी में जब आया था। तो टोटल जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो तो एस्टिमेट मिल नहीं पाया, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के अंत में सभी उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य, ये होता है जीडीपी। अब वो हो सकता है आपका जीवीए जिसमें वैल्यू एडेड होता है, या आपका पुराने मेथड से जीडीपी हो सकता है, वो हो सकता है आपका कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 है, वो हो सकता है आपका करंट प्राइस जो साल चल रहा है। इन सभी के एस्टिमेट को आने में समय लगता है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है उसको टाइम लगता है इसे प्रोसेस करने में, इसलिए डेटा उस समय बजट तक अवेलेबल नहीं रहा होगा। लेकिन 23-24 उसके पहले के साल का तो डेटा, ग्रोथ रेट पूरे फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल ही था, और वो जो ग्रोथ रेट थी वो थी 7.5%। ठीक, अब ये हो गया, आगे देखते। तो इस पे सवाल और क्या बन सकता है? आवंटन पे नहीं, एलोकेशन पे सवाल देखेंगे, पहले देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम पे सवाल इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और जब भी आप मेंस लिखेंगे, चाहे वो GS2 हो
या GS1 हो या SC हो या GS3 हो, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जो डेटा हैं वो बहुत काम के होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पर कैपिटा इनकम यूपी का पता हो। 100% आप श्योर रहो कि जिस भी स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम होगा। ठीक, एक सवाल पूछा था, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे अच्छा पैरामीटर क्या है? उसमें एक ऑप्शन था पर कैपिटा इनकम। लिविंग स्टैंडर्ड एक सब्जेक्टिव थिंग है, कैलोरी कंजम्पशन एक सब्जेक्टिव थिंग है, कहीं जरूर कम कहीं ज़्यादा, नेचर ऑफ इनटेक भी मैटर करेगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम एक ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से मेजर कर सकते हैं वहाँ की सोसाइटी को, इकोनॉमी को, पॉपुलेशन को। दिक्कत इस बात की है कि पर कैपिटा इनकम ये नहीं दिखाता है कि डिस्पैरिटी कितनी, असमानता कितनी। 100 रुपये है औकात GDP किसी या नेशनल इनकम किसी राष्ट्र की या राज्य की, वहाँ रहते हैं 10 लोग, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा 10 रुपये, यानी हर आदमी के पास 10 रुपये हैं। पर ये बताना भूल गए कि अंबानी के पास तो 35 रुपये हैं, अडानी के पास तो 40 रुपये, 75, बाकी 25 में 8 लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी पर कैपिटा इनकम तो 3 रुपये ही हुई इफेक्टिवली। दिस इज वॉर द डिस्पैरिटी। गिनी कोफिशिएंट इसी से डील करता है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन आपको अगर स्टेटमेंट में ये दे दे कि यूपी का पर कैपिटा इनकम कितना है टोटल, तो आपका जवाब क्या होगा? तो फिलहाल जो यूपी का पर कैपिटा इनकम है वो कितना है मित्र? 23-24 के डेटा के हिसाब से, ऑफकोर्स 24-25 का डेटा तब तक नहीं अवेलेबल था, वो 1,07,468 करोड़ रुपए। ठीक, अब बजट में तो वहाँ सीधा नहीं दिखा था, वहाँ बजट में 19-20 का डेटा था कि 3 सालों में कितना ग्रोथ हो गया। ये देखो यहाँ पे, ये बजट का डेटा है। बजट में सिर्फ इतना बताया गया कि 16-17 में 52,000 था, 19-20 में 65,000 पहुँच गया, 3 गुने की वृद्धि हुई है। लेकिन ये जो PRS से लिया है, PRS कंपेरेटिवली ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग। ठीक, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, तो उसके हिसाब से 1,07,000 करोड़ रुपए पर कैपिटा इनकम है। जबकि इंडिया का कितना है? 2,15,000 करोड़ रुपए, लगभग डबल है। ठीक, तो आपको जब नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, देन यू कैन शो कि यूपी अभी भी काफ़ी पीछे है। जब आपको ग्रोथ शो करना होगा, डिपेंड अप टू यू, तो आप बताना कि भाई 52,000 रुपये पर कैपिटा इनकम था 16-17 में, जो 7 सालों में लगभग 2 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन प्रीलिम में अगर सवाल पूछ ले कितना है, देश का आधा है या इनफैक्ट 1,07,000 है, तो इस तरीके से आप मार्क कर देना। ठीक, आगे देखते हैं। तो फैक्ट भी समझेगा और थोड़ा उसकी एप्लीकेशन भी समझिए। कैपिटल आउटले या कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको पता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ाया है। उसके पीछे 4-5 कारण। प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा खर्च कर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो इम्पैक्ट हो रही थी। तो इंडिया ने सरकारी खाते से पैसे ज़्यादा खर्च करने शुरू किए। कितना खर्च किया? साल 2025 में जो बजट आया यूनियन का बजट अलग से हम पढ़ाएंगे, फिर भी कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी है, सवाल मिक्स करके पूछेगा। वो था 11.3% ऑफ GDP या ऐसा कुछ, और टोटल जो अमाउंट था वो भी कुछ 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो अब तक का हाईएस्ट था। लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ के आसपास का उनका आउटले था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप इससे टिकाऊ किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, जिससे पैसे आने की संभावना होगी, रिटर्न आने की संभावना होगी। ऐसे आप कंस्ट्रक्शन, ऐसे आप क्रिएशन करेंगे, जैसे कि सड़क हो गया, जैसे कि फूड पार्क्स हो गए, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, बजाय कि आप सोशल वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं जिससे कोई रिटर्न नहीं आता है। रिटर्न नहीं आता है वो अलग बात है, क्या होता है उससे वो डिस्कशन का अलग चर्चा है, लेकिन उससे इमीडिएटली कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो 11% के आसपास यूनियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि यूपी का 20% है टोटल बजट का खर्च। ठीक, तो अगर आपको दिखाना हो कि भाई यूपी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी खर्च कर रहा है, तो मेंस में ये दिखा सकते हो और एग्जैक्ट अमाउंट जो है आप यहाँ से कोट कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू, ये तो प्राप्तियाँ हैं, ये दिया हुआ है। पूंजी खाते पर बे 2,25,561 करोड़ रुपए।
25-26 बजट अनुमान, यानी कि इतना लगभग खर्च किया जाएगा टोटल। और यूनियन ने कितना बोला? यूनियन ने कहा 11 लाख करोड़ के आसपास। तो लगभग पूरे देश का जितना कैपेक्स हो रहा है उसका 20% तो अकेले यूपी कर रहा है। दैट इज रियली हार्टनिंग। ठीक, आइए आगे देखते हैं। एट द रेट का मतलब क्या हुआ? अब ये देखो भाई, करेत्तर राजस्व जिसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व जिसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। अमाउंट याद रखने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका अंतर आपको पता हो थोड़ा। एट द रेट वहाँ पे लगा दिया और ये कह रहा है कि भाई राज्य को स्वयं का करेत्तर राजस्व स्वयं केंद्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित। कर राजस्व या करेत्तर राजस्व में अंतर क्या होता है और करेत्तर राजस्व में अंतर क्या होता है? एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब सरकार ने टैक्स लगाया। सरकार ने क्या टैक्स लगाया? सरकार ने टैक्स लगाया SGST। अभी भी वैट कुछ चीज़ों पर लागू है। ठीक, इस तरीके की जो सरकार ने टैक्स लगाया, एग्रीकल्चर टैक्स नाम का है, कुछ मिलता नहीं है, बट ये सब जो टैक्स हैं ये होते हैं टैक्स रेवेन्यू। एक्साइज ड्यूटी भी इसमें आती है, बड़ा मद है। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ पैसे मिल रहे हैं, किस शक्ल में? वो टैक्स नहीं है, लेकिन GST कंपनसेशन सेस, अभी मैंने गूगल किया था यहाँ आने के पहले, तो GST कंपनसेशन सेस जो था वो कुछ 16,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर यूपी को मिले थे। ये तो हेल्थ का है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। होता क्या है कि जब GST आया था उस वक्त राज्यों को डर था कि उतनी तेज गति से हमारा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू GST आने के बाद। तो केंद्र ने कहा तुम तनाव मत लो, जो भी न्यूट्रल रेट 12% 13%, अगर उतना ग्रोथ आपको नहीं होता है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। स्पेशली सदर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट को इस बात की बहुत चिंता थी, हम आपको कंपनसेट करेंगे। इसीलिए एक सेस लगाया गया जिसको कहा गया GST कंपनसेशन सेस। पहले वो कोविड तक वैलिड था, लेकिन कोविड में GST रेवेन्यू बहुत घट गया, तो केंद्र सरकार ने उसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि GST कंपनसेशन सेस कब तक लागू है? तो मार्च 2026 तक। उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हेल्थ वगैरह का सेस टोबैको जैसे प्रोडक्ट पर लगा दिया जाए और GST कंपनसेशन सेस को खत्म कर दिया जाए। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये SSP, इसमें जो हिस्सा आएगा यूपी का, वो भी हो सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाएंगे, वो भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स की किस्म का नहीं, लेकिन बाकी कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं, उसमें कोई पेनल्टी हो जाएगा या उसमें और कुछ सीजर हो जाएगा, वो सब रेवेन्यू मिलकर के नॉन टैक्स रेवेन्यू बनाएंगे। ठीक, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू में अंतर है। ठीक, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%, एजुकेशन के लिए 13%, कृषि और बाकी सर्विसेज में 11%, हेल्थ के लिए 6%, सोशल सिक्योरिटी के लिए 4%। ये हाईलाइट कर दिया है अलग रंग से, इसको ध्यान से रट लेना। ध्यान से रट लेना मतलब सवाल इससे बन सकता है। अब मुझसे सवाल पूछोगे हेल्थ एजुकेशन पे इतना पैसा यूपी क्यों खर्च कर रहा है? तो उसका जवाब है भाई कि कोठारी कमीशन आया, उसने कहा कि भाई 6.5% 6% तक लगभग खर्च करना चाहिए आपको एजुकेशन पे। न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की, इसने कहा 6% तो कम से कम खर्च करो ही यार एजुकेशन पे। चूंकि ये स्टेट और सेंटर दोनों देखते हैं, इसके लिए सेंटर ने कहा हम 2% खर्च करेंगे और 4% खर्च करने दो किसको? राज्यों को। तो राज्य ही अभी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, सेंटर कम कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग डबल खर्च कर रहे हैं राज्य सेंटर की तुलना में। बात हेल्थ की कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017 में आया। उसका उद्देश्य था कि उसमें जो वर्ड लिखा था, आज भी मुझे याद है, न्यूज़पेपर पढ़ा था, कि इन टाइम बाउंड मैनर
तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था व्हाट इज टाइम बाउंड मैनर, जस्ट फिक्स द टारगेट। तो टाइम बाउंड मैनर में देश की जीडीपी का 2.5% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा, बट द डेटा शोइंग अभी फिलहाल 1.8% के आसपास से आंकड़ा पहुंचा है। पिछले साल 1.7 के आसपास था, फिलहाल 1.8% खर्च किया जा रहा है हेल्थ पर टोटल नेशनल जीडीपी का। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं या बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, प्रोविजन से, वो देख लीजिए आप। सवाल है, किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन उत्तर प्रदेश बजट? अभी आपको दिखाया था, ध्यान रखते हो? इस बजट में अवसंरचना के लिए 22%। तो सवाल बनेगा इस पे, सबसे ज्यादा किसको मिला? बुनियादी ढांचे को। सवाल ऐसे भी तो बन सकता है, इसका अमाउंट लिख दिया, इसका अमाउंट लिख दिया, इसका अमाउंट लिख दिया, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा किसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कितना मिला है बुनियादी ढांचे को, ये तो देख लो, 1,77,000 करोड़ रुपए। अब इसमें बुनियादी ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट भी, ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। एग्रीकल्चर के लिए कितना मिला है? तो सही उत्तर है 11%। अमाउंट कितना है? 88,000 करोड़। ठीक, अब स्कीम वाले में इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें जो जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको कितना अनुमानित रहा? वो लगभग 25 लाख करोड़ का, 23-24 से 5% ज़्यादा है। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए, नीति आयोग ने 2014-15 से, और ये सब बजट के डॉक्यूमेंट में है, 14-15 से 22-23 के बीच के लिए एक रिपोर्ट जारी किया, जिसको कहा गया राजकोषीय स्थिति या फिस्कल हेल्थ, फिस्कल स्टेटस, और टर्म दिया गया फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। 14 से 19 के बीच में उत्तर प्रदेश का जो स्कोर था वो 37 था, 22-23 में बढ़ करके 45 हो गया, 45.9। इसी पर आरओ में प्रीलिम में सवाल पूछा है। और उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया? फ्रंट रनर। आप पहला या दूसरा लेक्चर देखोगे तो उसमें इस पर हमने डिटेल से बात किया है, अभी उतनी डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक, तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से स्टेट का सबसे अच्छा हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ। ठीक, तो फ्रंट रनर में अग्रणी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। कॉमन सेंस भी कहता है उत्तर प्रदेश अचीवर हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश अभी एस्पिरेशन भी सिर्फ नहीं रख सकता, उत्तर प्रदेश कहीं मध्यम में होगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में विकसित करना है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाने के प्रोविजन है, तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की घोषणा की गई। नगर निगमों के अलावा जितने भी जनपद मुख्यालय हैं, ऐसे 58 नगर निकाय को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने का प्रपोजल रखा गया है। अब सवाल देख लीजिए, और देख लेते हैं पहले स्कीम। जैसे एक सवाल इसमें बना, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 के हिसाब से कितने नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो उसका जवाब है 8। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं पूछेगा, बहुत पुराना हो गया। फसल बीमा में कितना? नहीं पूछेगा। क्रॉस मैच कराने की संभावना 10 में से एक बार है कहीं, ये भी नहीं पूछेगा। और ये पूछ सकता है, कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के लिए 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। ठीक, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यय अंतरण पर पूर्ण अंकुश लगा है। अब एस्क्रो अकाउंट होता क्या है? एस्क्रो अकाउंट क्या होता है बताओ, कोई बताएगा इसमें से मुझे एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एनीवन? एस्क्रो अकाउंट का सामान्य जो मतलब है वो ये है कि भाई कोई एक उद्देश्य के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं। मान लो एक पर्टिकुलर रुपया आपने उस खर्च के लिए रखा और वो खर्च नहीं हो पाया, या पैसे की डिमांड ज़्यादा हो गई, उस स्थिति में क्या होगा, ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो पैसा आपको मिलेगा नहीं टाइम पे। तो करना क्या है, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक खाते में रख लेना है,
और जितना खर्चा होगा उतना निकालते जाना है। ठीक, तो ये सब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जैसे मान लो कि चीनी मिल है, चीनी मिल ने कुछ पैसा बैंक अकाउंट में रख लिया। एक होता है SAP, स्टेट असिस्टेड जो प्राइस, स्टेट एग्रीड प्राइस जिसको बोलते हैं, कितने रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा किसानों के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा देना था चीनी मिलों को, वो पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया। चीनी मिलों ने भी जो पैसा गन्ना खरीदने के लिए देना था वो भी बैंक अकाउंट में डाल दिया। और जैसे जैसे गन्ना खरीदा जाएगा किसानों का, वैसे वैसे उस अकाउंट से पैसा जाता रहेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो पैसे की क्रंच हो सकती थी वो क्रंच नहीं होगी, किसानों को टाइम पे पैसा मिल पाएगा। चीनी मिल ये नहीं कहेंगे अभी मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो वो लिक्विडिटी का क्रंच नहीं आएगा। सेम काम लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट ने भी किया था कुछ, कि जितने भी डिपार्टमेंट और जितने भी मिनिस्ट्रीज, मतलब इससे मिलता जुलता ही ये प्रयास था, उन सभी का एक ज्वाइंट अकाउंट RBI के पास रहेगा। क्यों रहेगा? मान लो 50 रुपये किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए या किसी एक डिपार्टमेंट के लिए दिया गया, दूसरे मिनिस्ट्री को, दूसरे डिपार्टमेंट को मान लो 70 रुपये दिया गया। पता चला कि 50 दिया गया था बट खर्च नहीं हुआ, 40 ही खर्च हुआ, तो वो पैसा लैप्स हो जाता था और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था सरकार को, क्योंकि वो पड़ा है, बस ऐसे पड़ा है मिनिस्ट्री के पास। बदले में किसी को पता चलता था 70 रुपये दिया लेकिन 80 की जरूरत हो गई, तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। तो सरकार को लगा कि जो पैसा लगे जरूरत उसको हम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज यूज करेंगी, बाकी कम से कम उपयोग हो पाएगा, मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए जो भी की टर्म होगा वो याद नहीं आ रहा है मुझे, बट इस तरीके के मैनेजमेंट किए जाते हैं। एस्क्रो अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या किसी भी टाइप का खर्च हो, उसके बेहतर वित्त के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट, जो किसी ने बोला इस तरीके से खोला जाता है, किसी बैंक में खोल सकते हैं। ठीक, अब मुझे बताना, अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो FRP है और जो SAP है वो कितना है, तो बताना है स्टेट एग्रीड प्राइस और FRP कितना है। FRP सेंटर करता है और SAP स्टेट करते हैं। SAP जनरली जितना FRP होता है उस पर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया जाता है, किसानों को ज़्यादा पैसा मिल सके। हालांकि गन्ने के लिए FRP और SAP है, चीनी के लिए MSP है। ध्यान रखना, गलती से पूछ ली उसने चीनी, तो चीनी के लिए FRP नहीं है, क्योंकि चीनी कंज्यूमर्स को जाता है, गन्ना मिल्स। FRP और SAP कंज्यूमर नहीं, गन्ना मिल को किसानों से आता है। ठीक, महिला और बाल विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें लगभग 96 लाख महिलाओं को, 96 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है, परिवारों को उनके। तो मेंस में भी लिख सकते हो कि विमेन एम्पावरमेंट लीडिंग द न्यू सोशल जस्टिस नॉर्म्स, और उसके लिए ड्रोन दीदी से लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के वी आर इन्वेस्टिंग स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसा कुछ। एक है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस, बैंक जो है वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकते, हर किसी के ट्रांजैक्शन के लिए फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी रिमोट एरियाज हैं, अनसर्व्ड एरियाज हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज हैं, क्योंकि बैंक अपने ब्रांचेज वहीं खोलना पसंद करते हैं। कितना भी प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग कर दो, कितना भी आप ब्रांच ओपन करने के लिए उनको प्रोत्साहन दे दो, लेकिन अधिकतर बैंक की इच्छा रहती है कि वहीं पे ब्रांच ओपन करें जहां उनको ज़्यादा डिपॉजिट है, जहां उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। गाँव में, दूर दराज के गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा उनके गन्ने का पैसा आएगा, उससे ज़्यादा तो क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, उनको कुछ खास मिलता नहीं, ऊपर से किसान की लोन माफ़ी हो जाती है। तो इसलिए ब्रांचेज उतने हैं नहीं अब भी। सरकार ने सोचा कि एक तो बैंकों की ज़रूरत कम होगी, भीड़ कम होगी, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, किसी को ट्रांसफ़र करना है पैसा, कुछ और करना है, सर्विसेज लेने, उनके लिए डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया, जिसको नाम दिया बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सखी योजना, BC सखी योजना। और इसमें लगभग 40,000 BC सखी ने काम किया है। ये एक बहुत इनोवेटिव पहल है, इस टर्म को तो कम से कम याद ही रखना। ठीक, लखपति महिला योजना में लगभग 31 लाख से अधिक दीदियों का चयन किया गया। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का 1 लाख से ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि इतने से ज़्यादा महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे 1 साल में। आप ऐसे, इसको टर्म थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, या तो अधिकतर लोगों को लखपति बनाएंगे, या तो फिर लखपति में 1 लाख नहीं, उनकी इनकम लाखों में हो, है ना।
क्योंकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो लखपति बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिटिकल एनालिसिस करने पे पता चलता है कि आप कह रहे हैं कि 5 साल में डबलिंग द फार्मिंग इनकम, अगर बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ को देखा जाए 10%, 8%, 9% चल रहा है, 5-6 साल में उनकी जो इनकम है हो सकता है 50% से ज़्यादा हो जाए, तो किसानों की आमदनी अगर 5-7 साल में दुगनी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। और दूसरी बुरी बात क्या है, किसानों का जो बेस है इनकम का वही इतना कम है, उनका ग्रोथ रेट ही इतना 3-4% का है कि उनकी इनकम डबल भी हो जाएगी तो भी मार्केट की जो इन्फ्लेशन है, ये मार्केट के जो डेवलपमेंट है, उनके जो अपनी इनकम इन्फ्लेशंस हैं उनको मैच ही नहीं कर पाएंगे। पहले वो 10 रुपये कमाते थे, अब वो 20 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन पहले जो सामान 15 रुपये मिलता था वो 30 रुपये में मिल रहा है, तो इनका इनकम मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए डबलिंग द फार्मिंग इनकम उस तरह से उसको अगर एनालाइज किया जाए तो उतना लाभ उसका दिखता नहीं, खास करके तब जब वो लेट हो रहा हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, दिमाग नहीं लगाना है। युवाओं के लिए क्या किया, ये उच्च शिक्षा वाली लड़कियों को स्कूटी दिया जा रहा है। युवाओं के लिए क्या किया, आपको अगर याद होगा तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद के नाम पे कोई स्कीम थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी स्कीम थी, इनके नाम पे था या ऑप्शन में था शायद, वो बुजुर्गों को पर्यटन के लिए क्या किस स्कीम के माध्यम से कराया जा रहा है। लॉजिकल गेसिंग मैंने इसको करवाया था, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है 23 का पेपर था, इफ आई एम राइट। सर स्वामी विवेकानंद वाली स्कीम जो है, जो ये मोबाइल फोन और लैपटॉप वितरित हो रहा हाँ, तो अगर तुम लोगों को ध्यान होगा तो लॉजिकल गेसिंग मैंने बताया था कि विवेकानंद के नाम पे स्कीम जो चलेगी वो क्या बुजुर्गों के लिए चलेगी, बहुत कम स्वाभाविक है, ना के बराबर। क्योंकि विवेकानंद का उद्देश्य किससे है, मतलब उनका लेना देना किससे, उनका लेना देना है युवाओं से, उनका लेना देना है एनर्जी से, उनका लेना देना है डेवलपमेंट से, अध्यात्म से, है ना, प्रोग्रेसिव जो काम है उससे। तो उससे सोशल वेलफेयर से बहुत ज़्यादा लेना देना वैसा है नहीं, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना फिर से आया है, इसमें नाम ही युवा है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को सशक्त कैसे करोगे आप, जब उनको आप कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे। उसके लिए क्या करना है, 49 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 2025-26 में ये प्रपोज्ड है एक्चुअली इतना डिस्ट्रीब्यूट करने का। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, घर के आसपास ही स्टूडेंट कोचिंग ले सकें, कोचिंग माफिया का जो रोल है वो कम हो, और इसके लिए स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए। प्रधानमंत्री, मैं कोचिंग माफिया इसलिए शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो है, दिस इज द फैक्ट, है ना, पढ़ाना, हेल्प करना, कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर के सर्वाइव करना, दैट इज वन थिंग। जब आप एस्टेब्लिश हो जाएं, जब आपके पास सब कुछ हो जाए, उस समय आप फीस को इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि आप आईपीओ लॉन्च करने के कगार पे आ जाएं, आप इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि आप बिल्कुल हजारों करोड़ का आपका टर्नओवर हो, फिर वो डिफरेंट उद्देश्य वो नहीं रह जाता है, वो इंडस्ट्री बन जाती है। फिर इंडस्ट्री बन जाती है तो फिर, है ना। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ऐसा है, उम्मीद है कि इससे कुछ हेल्प मिलेगी। प्रधानमंत्री जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है, 2024-25 में 54,000 लोगों को इसका लाभ मिला, इसका प्रशिक्षण मिला। 24-25 में ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया। ये अपनी तरह की पहली योजना है, तो जब अपनी तरह की पहली योजना कोई बात है ना, तब उसमें थोड़ा सतर्क हो जाओ। एमसीक्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में महिला और बाल विकास से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला, अभी हमने देखा पढ़ा कि बीसी सखी या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सखी योजना के हिसाब के प्रोविजन के तहत 39,500 महिलाओं ने 31,000 करोड़ के लेन देन किए। 31,000 करोड़ ही था ना टर्म, हाँ ठीक है, बराबर। लखपति महिला योजना के तहत 31 लाख से अधिक दीदियों की पहचान की गई, जिसमें से 2 लाख महिलाएं लखपति बनी। ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। तो ये जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, उनमें तीनों सही हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी अभी आपको पढ़ाया भी। यूपी बजट में डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्या प्रपोज्ड है बजट 25-26 के लिए, वो देखिए आप। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017, तो पहला ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 में आई थी। अधिकतर नीतियां, अधिकतर पॉलिसीज 2017 या उसके बाद की, गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद
मोस्टली जो पॉलिसीज हैं उनको रिवाइज किया गया है। ठीक, तो अगर उनको क्रॉस द मैच कराए तो आप 2017 के पहले वाले पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो 2017 की जो पॉलिसी है इसमें लगभग कह रहा है कि 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, और इन्फोटेक पॉलिसी 2017 का जो है उसमें लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट, डेटा सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य है 8 नए डेटा सेंटर पार्क की स्थापना करना, जिसमें कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 900 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। अगला स्टेटमेंट, SGPGI मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, IIT कानपुर नोएडा कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IIT कानपुर की प्रेमाइसिस में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सीलेंस सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सवाल कैसे बनेगा, दे देगा इधर इंस्टीट्यूट, इधर दे देगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इधर देगा SGPI। तो आपको पता है जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो ऑफ कोर्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर स्मार्ट पेपर सेटर होगा तो इसको ऑप्शन में देगा ही नहीं। IIT कानपुर, उसका नोएडा कैंपस, उसमें AI, IIT कानपुर जो मुख्य परिसर है या मेन कैंपस है कानपुर का, वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक, वैसे भी कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो नोएडा में ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर से रिलेटेड चीज़ों का माहौल है, तो नोएडा कैंपस में ही AI की ज़्यादा संभावना बनती है, न कि IIT कानपुर में। ठीक, कानपुर में हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, ऐसा सवाल बनेगा तो कर लेना। आगे बढ़े, और ये 8 पार्क जो हैं उनको अभी हमने करवा ही दिया है, बस उसमें कितने का इन्वेस्टमेंट है ध्यान रखना, नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, जो आएगा मार देने का। डेटा सेंटर के लिए बहुत पैसा लगता है। वरिष्ठ नागरिक किसान पेंशन योजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है, 8,105 करोड़ रुपए। सबसे कम बजट किसको मिला है 25-26 में, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को। आंसर है इसका डी, सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए। मनरेगा को कितना पैसा मिला है, तो 5,372 करोड़ रुपए। कौन सी योजना शहरी आवास से संबंधित है जिसके लिए 3150 करोड़, तो PM आवास योजना। और ये सब समराइज करके यहाँ पे दे दिया गया है, तो ऊपर के सवाल नहीं भी सॉल्व करोगे तो यहां से देख लेना एक बार। ठीक, आगे सर PM आवास में अर्बन और रूरल होती है ना, PM तो अर्बन लिखा है ना भाई, देखा नहीं तुमने, देखो ना अर्बन लिखा है ना। ठीक है, बेसिक शिक्षा पे क्या आ सकता है सवाल। एक तो अभी उसने मिशन कायाकल्प पूछा था आरओ में, है ना, तो जो भी बेसिक शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो उसके लिए जो उत्तर प्रदेश की ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम है वो जरूर देख लेना। लेकिन अभी क्या आ सकता है, वो आ सकता है कि प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, इसके लिए 57 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय अप्रूव्ड हुए। तो क्या नाम है, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। किस लिए, प्री प्राइमरी से कक्षा 12, यानी कि LKG से लेकर के 12 तक सारे क्लासेस एक ही बिल्डिंग में होंगे। ऐसे नहीं LKG के लिए कहीं और जा रहे हो, 7-8 के लिए कहीं और जा रहे हो, तो सारे क्लासेस एक ही बिल्डिंग में होंगे। और उसके लिए कंपोजिट का मतलब ही होता है कि भाई सब वहीं पे है, समेकित 57 मुख्यमंत्री विद्यालय अप्रूव किए गए। ठीक, 22 का काम चल रहा है इसी साल से। माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई स्कीम नहीं चल रही, सीधा सीधा पैसा पूछेगा, इसका आंसर है नो। पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा जनपद गोरखपुर में। तो पहला कहाँ है बताओ, कोई बताएगा? लखनऊ में। मुझे नहीं पता,
मथुरा मथुरा। लखनऊ, अच्छा, मथुरा में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल, बालिका बालिका। मुझे ऐसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही थी काफी समय तक, और मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव जी थे वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके आसपास कहीं होगा या तो कैपिटल में होगा। ऑफ कोर्स कैपिटल तो एक ऑब्वियस जगह है, अदरवाइज फिर उनके कंस्टिट्यूंसी। सैनिक स्कूल सर लखनऊ है और पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल मथुरा है। अच्छा, तो लखनऊ में है और गोरखपुर में हो गया अभी, बराबर। जी सर। कई बार कॉमन सेंस बड़ा फेल हो जाता है, बट ठीक है। ओके, स्पोर्ट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए खेल, ये कार्यक्रम है किस लिए? ताकि विद्यालयों में खेल कूद की प्रतिभा विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ठीक, हायर एजुकेशन की जहां तक बात की जाए, देखो हायर एजुकेशन पे सवाल मेंस में मुझे लग रहा है इस साल बहुत एक्सपेक्टेड है 2025 के मेंस के लिए, क्योंकि जिस तरीके के रिफॉर्म, जिस तरीके के एफर्ट्स मैं देख रहा हूँ, कैरिकुलम से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक, अपॉइंटमेंट से लेकर के, और जो इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन का वहाँ तक, इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के पेपर लीक तक, गवर्नेंस तक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक, प्रेसिडेंट जो विजिटर वाला मामला था उसको जो चेंज किया, सेंटर ऑफ एमिनेंस जो एस्टेब्लिश किया था उसमें, तो हर जगह पे काफ़ी कुछ चेंजेज हुए हैं। मेंस के लिए बहुत ऑब्वियस सवाल लग रहा है, और आजकल आर्टिकल्स भी इसी अनुरूप काफ़ी आ रहे हैं अलग अलग अखबारों में कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम है, और उसके पीछे का 2 कारण हैं। पहला ओवर सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अपॉइंटमेंट में बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, सेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा है, यूजीसी जम के कस के कंट्रोल करती है ना, तमाम वजहों से फंडिंग रोक दी जाती है, कंडीशनल होती है, रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑटोनॉमी बहुत कम है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत सेंट्रलाइज होने लगे हैं, आपने सुना होगा ये टेट वो टेट, तो इसकी वजह से CUT और न मालूम क्या क्या चल गया है, तो 1 नेशन 1 एग्जाम टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ, तो ये 2 बड़े क्रिटिसिज्म हैं, तो ध्यान रखो, इनको नज़र रखो इस टॉपिक पे। पेपर लीक्स एंड स्कैम्स, हाँ पेपर लीक्स एंड स्कैम्स भी एक पॉइंट मेंशन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी, हो सकता है कुछ और रिफॉर्म्स आएँ, और उसका तो हीरा का तो पता ही नहीं चल रहा है। हीरा का कुछ हुआ? हाँ नहीं सर, वो तो अभी यूजीसी ही कंट्रोल कर रहा है, हेरा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया अभी। हाँ, तो अब ज़्यादा रिसर्च के लिए पैसे मिलेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अभी रिसर्च के लिए तो पूरा सब मिला लिया जाए, पूरे इकोसिस्टम के हर क्षेत्र के रिसर्च को मिला दिया जाए, तो 0.7% ही पहुँचे हम लोग, और इसी में इकोनॉमिक सर्वे अपनी पीठ थपथपा रहा है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में यहाँ की GDP ज़्यादा भी है, 4% के आसपास चल रहा है। हायर एजुकेशन में ये तो स्कीम है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्पॉन्सर्ड स्कीम है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, अच्छा, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, मेधावी लड़कियों के लिए। इसमें से किसी को मिला है आप लोगों में से? किसी को मेधावी स्कूटी योजना में मिला है स्कूटी? आपको नहीं मिला है? ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने पॉलिटेक्निक हैं निर्माणाधीन? 36। पहले से रनिंग संस्थान कितने हैं? 184। ठीक। खेल और युवा कल्याण में खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे निर्माणाधीन है? मेरठ। क्रिकेट स्टेडियम PPP मॉडल पे कहाँ हो रहा है? बनारस। खेलो इंडिया के तहत बनारस के सिगरा स्टेडियम का विकास कराया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से 1 जनपद 1 खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, अब आगे देखो, PYQ तो ये पूछा ही है, खैर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट मैंने प्रेडिक्ट किया था 2024 मेंस के लिए, शायद उसने पूछा नहीं, बट फिर भी रिलेवेंट तो है ही, ODOP पे सवाल आ ही चुका है। अब सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के बजट 25-26 में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए सही है?
कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 100 करोड़ रुपए से की जा रही है। कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए 50 करोड़ दिए गए। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक, 50 नहीं 25 करोड़ का प्रावधान। अब इतना चिल्लर फैक्ट कैसे याद रखोगे, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा तुमको। 25-26 के बजट में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है बारोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब क्या होता है कि अगर भारत सरकार का भी देखोगे तो बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग जो टोटल टैक्स है और ये उधारी है, लगभग आसपास ही चलते हैं। ठीक, तो कह रहा है 25-26 के केंद्रीय बजट में कुल प्राप्तियों में से 24% हिस्सा उधारी और अन्य देनदारियों से आता है। जिसको उधार दिया था उसने वापस किया या कुछ हमने लोन ले लिया। अभी केंद्रीय बजट यहां से शुरू हो गया क्वेश्चन, यहां से फिर से यूपी बजट मिक्स कर दिया, वहीं तो कह रहा था। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बजट में 28,000 करोड़ की नई परियोजनाएं शामिल की गई। बजट में पूंजीगत व्यय पेंशन व्यय से कम था। अब आप बताओ मुझे कि जो पूंजीगत व्यय है वो 2.25 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड है। पूरे बजट का 20-22% है लगभग। पेंशन पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भले ज़्यादा हो, लेकिन खाली पेंशन की बात करोगे, इतना पैसा खर्च करेंगे तो बजट का बचेगा क्या? तो ऑब्वियस था कि पेंशन से ज़्यादा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। ठीक, तो 28,478 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे बजट का 20% था और पेंशन एक्सपेंडिचर 11% था। इसलिए तो एनपीएस लाया जा रहा है। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, इन सब में अंतर आपको पता ही होगा। मुझे बताना कि यूपीएस के लिए कमेटी कौन सी गठित की गई थी। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए कौन सा प्रावधान किया गया? पहला, दिव्यांग के भरण पोषण के लिए योजना, जिसमें 1400 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आर्टिफिशियल हेयरिंग एड्स के लिए 35 करोड़। नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जाए। स्पेशली जो मैकेनिकल आर्टिफिशियल जो एड्स हैं उनके लिए, चाहे वो कृत्रिम सुनने का संयंत्र हो या चलने का कुछ हो, वॉकिंग असिस्टेंस हो, इन सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चिकित्सा उपचार के लिए 10 करोड़। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद या ओडीओपी, ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई बताओ? ओडीओपी कब से शुरू किया गया ये देख लेना, कब शुरू किया गया। ठीक, निवेश मित्रा, जिसके माध्यम से राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए इकोसिस्टम, ये सब नहीं पूछेगा, इसके आने की संभावना ना के बराबर है। बस खाली स्कीम्स को ध्यान रखो। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? जब उसने कहा मिशन कायाकल्प किससे संबंधित है, उसने ये नहीं कहा मिशन कायाकल्प में कितना पैसा दिया गया, क्योंकि वो बहुत टू मच फैक्ट हो जाएगा। लेकिन मिशन कायाकल्प किस बारे में तो पता होना चाहिए। ओडीओपी कब शुरू हुआ, क्या किससे रिलेट करता है, किससे डील करता है, वो आपको पता हो। अप्रेंटिस योजना क्या है ये आपको पता हो। कितना पैसा खर्च किया वो नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। कितने युवाओं को इससे रिलेट किया गया वो नहीं पता होगा तो भी चलेगा। निवेश मित्रा कब शुरू किया गया ये आपको ना मालूम होना चाहिए। 2023 का जो यूपी का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें कुछ 35 लाख करोड़ का एमओयू मिला था। अगर सवाल देते इन्वेस्टमेंट मिला था तो भी हाँ कर देना। हालांकि इन्वेस्टमेंट और एमओयू में अंतर होता है। अंतर ये होता है, मतलब उसका मतलब वही रहेगा कि हाँ भाई कितना प्रपोजल मिला। कई बार जो पेपर बनाने वाला हो इकोनॉमिस्ट हो ऐसा तो होता नहीं, जेनेरिक भी बंदा तो हो सकता है ना। बहुत गुणवत्ता खराब है लोगों की। तो जब उसने पूछा कि राज्य और केंद्र के बीच करों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, उसने ऑप्शन में दिया फाइनेंस कमीशन। मैंने उसको कहा हाँ भाई फाइनेंस कमीशन से ही आंसर की मैं। तो 2-3 बच्चों ने मुझे बुला रहे नहीं पार्लियामेंट अप्रूव करती है। मैंने कहा भाई ओवर थिंकिंग करोगे तो 4 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएंगे आपके। तो इन्वेस्टमेंट बोल दे तो भी हाँ कर देना, एमओयू बोल दे तो भी हाँ कर देना, ठीक है। जबकि एमओयू और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ सहमति व्यक्त की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा कि इतना हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जनरली उससे काफ़ी कम होता है, ठीक। और 2024 में आई थिंक 40 लाख करोड़ का एमओयू मिला था। बीसी सखी वगैरह हो ही गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना में
9.57 कुल 56 करोड़ जो खाते थे, 54 करोड़ या 56 करोड़ एक बार देख लेना, उसमें से उत्तर प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ पहले स्थान पर। इस पे सवाल बन सकता है, बहुत ऑब्वियस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी स्कीम्स हैं, कॉमन सेंस, जितने भी स्कीम्स है, जिस स्कीम में संख्या के हिसाब से कोई रैंकिंग डिसाइड होने वाली हो, उसमें उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रख देना, बिना किसी दुविधा के यूपी को फर्स्ट डिक्लेयर कर देना। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में नंबर ऑफ अकाउंट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ही 25 करोड़ है, तो नंबर ऑफ अकाउंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो पहले स्थान पे रहेगा। सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी इंश्योरेंस है, नंबर ऑफ इंश्योरेंस होल्डर की बात है, तो उसमें भी यूपी पहला रहेगा। सेम गोज विथ जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। अब अंतर ये है, ये जो सुरक्षा बीमा योजना है और जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना है, ये किसके लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जीवन ज्योति से आप लगा सकते हैं, ठीक, ओके। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, एक देख लेना कि भाई जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर जल, पोर्टेबल, सेफ पोर्टेबल वाटर उपलब्ध कराने का टारगेट है, टोटल कितने घरों में कनेक्शन हो चुका है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो कब शुरू किया गया, ये भी आप देखिए। और हाँ ठीक है, बस इतना ही काफी। ये जरूर देखना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली, क्योंकि जो भी बजट में आप प्रोविजन करते हैं सेक्टर वाइज, उसके अलावा ये एक हिसाब से स्पेशल प्रोविजन है पूर्वांचल और बुंदेलखंड से। तो पूर्वांचल को दिया है 575 करोड़ रुपए, साइज में बड़ा है, और बुंदेलखंड को दिया है 425 करोड़ रुपए। तो ये गलत टाइपिंग हो गई, ये होगा अंतर क्षेत्रीय, ठीक, इंटर रीजनल या इंट्रा स्टेट जो डिस्पैरिटी है वो कम हो। पूर्वांचल ज़्यादा बड़ा है, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा 575 करोड़, कंपेरेटिवली बुंदेलखंड छोटा है तो 425 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है, पैसे नहीं चाहिए, चाहिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहिए तो इकोसिस्टम चाहिए, चाहिए तो स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, चाहिए तो उनके लिए डेडिकेटेड मॉडल चाहिए ऑफ डेवलपमेंट, तब वो डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी, प्रधानमंत्री आवास शहरी, इन दोनों में क्या अंतर है आपको पता ही है। कौन उनको मैनेज करता है, ये कब स्कीम चालू हुई, ये बाकी ये नहीं पूछेगा कितना पैसा दिया गया। फिर भी शहरी वाला देख लो, शहरी वाले में शायद ज़्यादा पैसा दिया गया, यहाँ पे स्कीम में था भी, देखो यूपी का ही है ना, 3150 करोड़ रुपए, ठीक। तो आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना 4800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ग्रामीण वाले के लिए, ठीक। पंचायती राज में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपए, इसको शायद ना पूछे लेकिन लाइब्रेरी वाला थोड़ा नया टर्म लग रहा है। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हर पंचायत के लेवल पे जो उपलब्ध कराने की बात है, उसके लिए 454 करोड़ रुपए, जो बहुत अच्छी बात है। कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू किया है? एक ऑब्वियस क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पे, उसका आंसर है यूपी। 85 करोड़ दिया है, इसकी संभावना तो कम ही लग रही है। बारात भवन वगैरह पहले तो स्कूल में ही टिका देते थे। ये देखो मेंस का सवाल, इस पे ऑलरेडी पूछा था, ये आपके मेंस के पहले का डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, तो ये सवाल पूछा था, इसी आधार पे हमने थीम पूछा था वंचित वर्गों के लिए क्या क्या है। अब पीपीपी सवाल, इस पे सब पे देख लो क्या पूछा गया। चिकित्सा शिक्षा के लिए अगर देखें तो 80 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में। उसने ऑलरेडी पूछा है उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी, तो निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज पूछ सकता है। 44 राज्य के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, 36 निजी क्षेत्र में। प्रदेश में 2 एम्स हैं, बीएचयू वाराणसी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। दोनों एम्स यहीं पे है ना, रायबरेली वाला भी तो एम्स ही है ना भाई। हेलो,
जी सर, रायबरेली में भी एम्स है। सर रायबरेली गोरखपुर रायबरेली में तो है, गोरखपुर में भी बन रहा है। एक बार बन गया है एक सर। बार देखना एम्स में, मुझे कमेंट करके बताना टोटल एम्स कितने हैं, उसमें फंक्शनल कितने हैं, मतलब संचालित जो हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने, निर्माणाधीन कितने। सर गोरखपुर संचालित एक बार एग्जैक्ट जो स्टेटस है, गवर्नमेंट स्टेटस वो बता देना, ठीक। बाकी तो ठीक। जी आयुष्मान भारत की जो योजना है उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर होगा कार्ड बनाने में। निश्चित तौर पे इसमें संख्या की बात है, जहां जहां संख्या वहां वहां उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक। आगे हमारी सरकार द्वारा, मतलब ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पावर्टी अभियान को शुरू किया गया, ठीक। तो जीरो पावर्टी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, उसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस में रैंक 1 है, यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ जहाँ संख्या, चाहे मुद्रा हो, जनधन हो, स्वनिधि हो, सुरक्षा बीमा हो, पेंशन योजना हो, इन सब में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, ठीक। जनजाति विकास के लिए प्रधानमंत्री, यही सेंटर की जो स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएन जनमन, इसको भी स्टेट सपोर्ट कर रहा है। और आगे दिव्यांगजन पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इस पे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं। हाँ, ये देखो, और राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, और एक किस टाइप का होगा, ग्रीन फील्ड का होगा। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर तुमको पता ही है। जब कोई भी काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट फ्रेश से स्टार्ट किया जाता है, नए सिरे से, तो होता है ग्रीन फील्ड। जब कोई पहले से है और उसको सिर्फ आप दोबारा नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या उसी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो होता है ब्राउन फील्ड। जैसे स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था, पहले से ही एग्जिस्टिंग सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा था। लेकिन नवा रायपुर जो डेवलप किया जा रहा है वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे को किससे जोड़ा जाएगा, प्रयाग, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, ठीक। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जाएगा। इस तरीके के सवाल पूछा है शायद, अगर मुझे ध्यान है, एक्सप्रेसवे पे सवाल पूछा हुआ है PYQ। अब चूंकि उसमें अलग अलग नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट इसको सेपरेट करके एक बार आपको शेयर कर देंगे। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे भी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी। याद रखने की पैसे की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बुंदेलखंड। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस पे। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़, साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए 3 करोड़, ठीक। एनर्जी के लिए देखो, अयोध्या को पहले हमने मॉडल सोलर सिटी के तौर पे डेवलप किया। उसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि जितने भी नगर निगम हैं और नोएडा को भी हम सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। इससे एनर्जी एफिशिएंसी आएगी, क्लीन एनर्जी डेवलप होगी, और जो कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट है 2070 तक, वो उसकी अचीव करने की दिशा में उत्तर प्रदेश लीड करेगा। मेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था, प्रीलिम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी या फिर क्रॉस मैचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि बायो एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज जो है कौन से साल में आई, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे सूर्य मित्र, ठीक, ये किससे संबंधित है या इसकी क्या प्रोविजन, ठीक। मुझे लग रहा है कुछ भी आपको अतिरिक्त नहीं करना है, ये 1 घंटे का सुन लेना है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये देख लेना, तो गूगल कर लेना है, खत्म हो गया, रटने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन तो पड़े ही हुए हैं बजट पे अलग से, सब नहीं रटना है। जो मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक। आ भी जाए तो भी अफसोस मत करना। 2017 के पहले तक सरकार कह रही है सिर्फ 4 एयरपोर्ट थे,
ये शायद ना पूछे, क्योंकि ये तो तारीफ करने के लिए ना, पेपर सेटर ज़्यादा इधर फोकस ना करे शायद। वर्तमान में 16 एयरपोर्ट फंक्शनल है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कितने हैं? 4 फंक्शनल, क्रियाशील। जेवर चालू हो जाएगा तो फिर 5 हो जाएंगे। जेवर के बारे में 2-3 बातें। एक तो पीपीपी मॉडल में है, और वो पीपीपी मॉडल कौन सा है बताना मुझे? वो है बिल्ट ओन ऑपरेट। कौन सा मॉडल है? कौन सी कंपनी बना रही है? ये ध्यान रख लेना, ठीक है। शायद ना पूछे बट फिर भी पता हो। और ये 5वां एयरपोर्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, योजनाएं जो होती हैं बजट में वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसने पूछा है कायाकल्प, तो पूछेगा मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना में क्या प्रावधान किया गया है। मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद शामिल है और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना शामिल है, ठीक। ये भी आप देख लेना। एमएसएमई पे देखो, एमएसएमई पे क्या है, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है 24-25 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 225 करोड़ रुपए, ठीक। एक स्कीम और है टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम, आज उनकी पुण्यतिथि भी है शायद। खादी और ग्राम उद्योग में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना, पैसे की जरूरत नहीं है, मैच करवाएगा फिर वो खाली। सेमीकंडक्टर नीति कब आई? साल 2024 में आई। कितने डेटा सेंटर हैं? 8। कितना टारगेट है? 900 मेगावाट। कितना इन्वेस्टमेंट? 34 करोड़। ऑलरेडी बता चुके हैं इस पे भी सवाल करवा चुका हूं, कहां पे क्या स्थापना किया जाएगा। पर्यटन में देखो, चित्रकूट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे को डेवलप किए जाने का प्रावधान है, ठीक। और ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ना, आरआरटी, ठीक है। एक तो मेरठ से दिल्ली हो गया, ये यही है एक्चुअली, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। तो पूछ लेगा इसमें शामिल शहर कौन कौन से, तो उसमें दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक। कब तक पूरा करने की संभावना है इस पे सवाल नहीं बनेगा, बट कौन कौन शामिल है ये पूछ सकता है, क्योंकि यूपी भी उसमें एक पार्ट है। एक सवाल जो मुझे बहुत संभावित लग रही है वो है स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे एनसीआर है ऐसे ही एससीआर, मेंस में आपने बहुत बार लिखा होगा, लेकिन एससीआर में कौन कौन से रीजन आएंगे, कौन कौन से सिटी आएंगे, उसको शामिल किया गया है स्टेट कैपिटल रीजन और अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024 में प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 6 जिले हैं। लखनऊ के करीब जो जिले होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा, लखनऊ इटसेल्फ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। अब वो बस्ती पूछ लेगा तो ऑफकोर्स वो नहीं होगा। एग्रीकल्चर में देखिए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चल रही है, इसके लिए यूपी ने पैसा दिया है। ये शायद नहीं ही पूछेगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेट की स्कीम तो है नहीं। ये कृषि महाविद्यालय में कितना क्या, कहाँ पे क्या चल रहा है वो देख लेना है बस। ये भी दिमाग मत लगाओ, बस खाली उत्तर प्रदेश की जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो कब आई? 2022 में आई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक सेंटर की स्कीम है, उसके लिए राज्य को ऑफकोर्स स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो पैसा देना पड़ रहा है। बागबानी मिशन पे भी देना पड़ रहा है, बट ध्यान मत दो उस पर। गन्ने के लिए एसएपी कितना है, एफआरपी कितना है, बस इतना खाली ध्यान रखना है। अंतर दोनों में क्या है वो पढ़ा दिया है, वो भी ध्यान रखना है। दूध मिशन के लिए, दूध उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दूध मिशन है, पहले से चला आ रहा है। एक बार स्कीम का नाम ध्यान में रखना, कौन से साल शुरू किया गया, ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखना।
आगरा में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है और बनारस में साइंस सिटी तथा प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है। ये एक फैक्ट। विज्ञान साइंस पार्क, साइंस सिटी, प्लेनेटोरियम के लिए कुल 50 करोड़ का प्रावधान है, ये भी ध्यान रख लेना। स्टेट जो फॉरेस्ट पॉलिसी है और रिपोर्ट है उस पर हमने बात किया है पहले से। फिलहाल के लिए फैक्ट ध्यान में रखो कि प्रदेश में जो टोटल वृक्षावरण है, जिसमें ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर सब शामिल है, सारे कैनोपीज शामिल हैं, वो है 9.96%। टारगेट कितना है मित्र? 15% का। नेशनल टारगेट कितना है? 33% का। ठीक है। करंट अफेयर में यूपी स्पेशल के हम कुछ क्वेश्चन शामिल करवा रहे हैं, तो इसमें जो रह जाएगा, जैसे कि कतरनिया घाट और दुधवा घाट जो टाइगर रिजर्व है, उसके पास जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, टॉय ट्रेन से लेकर के सब कुछ, उस पर भी हम क्वेश्चन आपको दे देंगे। फिलहाल जो TX2 अवार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में जो 2010 में सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2022 तक बाघों की आबादी डबल करनी है। इंडिया एक टाइगर कंट्री है और बाघों की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, इसमें बाघों की संख्या दुगनी हो गई, इसलिए उसको TX2 अवार्ड मिला। टाइगर इंटू 2 यानी 2 गुनी हो गई पॉपुलेशन। ठीक। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपको पता है कि महाराजगंज में बहुत अच्छे से चल रहा था। गोरखपुर में कैंपियर रेंज में भी ये स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला है। ठीक। अब ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कह रहा देश का पहला है। एक बार देख रहे हैं ये महाराजगंज का ही एक्सटेंशन है या फिर ये कैंपियर रेंज गोरखपुर में डिफरेंट है। ठीक। मुझे लग रहा है कि महाराजगंज ही है ना, क्योंकि देश का पहला अगर बोल रहे हैं ना तो दिमाग तुरंत जाग जाना चाहिए कि पहला है तो फिर महाराजगंज वाला कौन सा था। ठीक। मुझे लग रहा है जितने भी सिग्निफिकेंट प्रोविजन थे वो कर लिया, कुछ क्वेश्चन भी देख लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर की जो फाइल थी RO के प्रीलिम के पहले आपको शेयर किया गया था, करवाया भी था और एप्लीकेशन पे भी डाल दिया था। कुछ क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट लगेंगे, एक फैकल्टी है, एक टीम है जिसको हमने यूपी स्पेशल के स्टैटिक क्वेश्चन अलग अलग और जो करंट अफेयर है उस पर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए उनके बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बोला हुआ है। अभी मैं रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, कुछ काम किया उन्होंने, आज या कल मैं रिव्यू करूँगा। तो जो शेड्यूल है टेस्ट का उसी के हिसाब से दे देंगे, प्लस बजट वाला ये क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ये वीडियो शेयर कर देंगे। कुछ सवाल हो आपके तो पूछिए, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो सकता है, पूछ सकते हैं आप। टेस्ट दे दीजिए, आपसे एक ही गुजारिश है कि जो डेली टेस्ट हो रहा है, अभी हम एक बार फिर से शेड्यूल देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है मामला। वेट, देखो अभी जो आपका टेस्ट चल रहा है, पॉलिटी पूरी खत्म हो गई 6 टेस्ट में, टॉपिक वाइज लगभग 300 प्रश्न थे, ये आपके सारे हो गए। इकोनॉमी में एक तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी का एक लेक्चर हुआ जिस पे क्वेश्चंस भी हो गए, दूसरा लेक्चर और टॉपिक इन टॉपिक्स पे हुआ, टेस्ट भी हो गया, तीसरा लेक्चर इस पे हुआ और इस पे टेस्ट भी हो गया। ठीक। अब ये लेक्चर तो हो चुका है बट इसका टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और वो अभी पूरे नहीं हो पाए, 50 क्वेश्चन इस पे शामिल है। 5वां जो आपका बजट इकोनॉमी पे लेक्चर है, यूपी बजट का है, जो आज अभी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इकोनॉमी पे आपका लेक्चर होगा 2, एक्सटर्नल सेक्टर पे एक होगा और एक डेमोग्राफी पे होगा। एक्चुअली ह्यूमन इकोनॉमी है, मतलब ये ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी सब मिक्स है, बट इसको हम कर लेंगे। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है इस पर हमने थोड़ा थोड़ा बात किया, बट फिर भी देख लेंगे एक बार, कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो पूछता है एग्जाम में। तो 2 लेक्चर ये, और ये आज का 3 लेक्चर और इसके पहले का 1, यानी कि 4 टेस्ट आपके होंगे और इकोनॉमी पे। फिर बोलोगे मास्टर कब होगा, तो ऑलरेडी पॉलिटी के बाद यहाँ तक टेस्ट हो गया है आपका इकोनॉमी का। फिर हमें लगा कि जब टेस्ट होता है इकोनॉमी का, अगर मैं लेक्चर नहीं लूँगा, उसके पहले टेस्ट होगा, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कंप्रोमाइज हो जाएंगे। क्योंकि हम टेस्ट तभी लेते हैं जब लेक्चर लेते हैं, उसके लिए कंटेंट बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने में, एनालिसिस करने में आसानी होती है और आपको भी थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी शेड्यूल गड़बड़ ना हो, उसके लिए 13 अगस्त से ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट शुरू कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट में प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहला टेस्ट हो गया, लगभग 40 से 45 प्रश्न लगभग थे। इतने में ये 45 प्रश्न नहीं थे क्योंकि 1 लाइनर नहीं थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्रॉस मैच, रीजन रिसर्शन और मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे।
तो ये लगभग 150 प्रश्न है, समझ लो। जितने PYQ हैं वो भी शामिल है, और जहाँ जहाँ गैप है वो भी शामिल है। NCERT का फ्रॉड देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सब हमने कर लिया है। उसके लिए फिर से पढ़ो, फोमो नहीं खेलना है। दूसरा टेस्ट हुआ है वैदिक कल्चर, महाजनपदाज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे 14 तारीख को। 15 को भी हम रुके नहीं, छुट्टी नहीं किया। प्री मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट और संगम एज, इस पे हमने लगभग 45 प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट करा दिया। आज है 16 तारीख, आज ही आपका टेस्ट है जिसमें गुप्ता एज है, पोस्ट गुप्ता एरा है, हर्षा एम्पायर है, सदर्न इंडिया है। ऐसा नहीं कि 10 टेस्ट दे दिया कॉपी पेस्ट मार के खत्म, नहीं भाई। हर टॉपिक पे एक टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, आपने नहीं भी किताबें पढ़ी होंगी, नहीं भी कवर हुआ होगा सिलेबस, तो टेस्ट के क्वेश्चन, उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप इनको कवर कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब दे रहे हैं। अगर वो आप इतना भी पढ़ लेंगे, डेली टेस्ट कर लेंगे, और फिर जो समय बचेगा उसमें आप अपने रेफरेंस बुक को देख लेंगे, काम हो जाएगा। PYQ भी अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा PYQ इसमें शामिल है। इसके बाद यूनियन बजट का जो लेक्चर है वो होगा यहाँ पे, ठीक। फिर मेडाबल इंडिया आपका शुरू हो जाएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद क्या चालू होगा, आई थिंक ज्योग्राफी चालू होगा। यहाँ से ज्योग्राफी 30 अगस्त से ज्योग्राफी स्टार्ट है। आपसे आग्रह है कि बैकलॉग मत रखिए, मुश्किल हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। और अगर 1000 जगह टेस्ट ज्वाइन कर लिया, चूँकि सस्ता होता है ना, तो फिर सस्ती चीज़ें ग्रांटेड ली जाती। उसके पीछे क्या एफर्ट है वो देख लो, सस्ता है या बहुत लोगों के लिए निःशुल्क है, तो ग्रांटेड मत लो। बहुत मेहनत, बहुत लोगों का श्रम और बहुत ही क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं, आप खुद ही देख लो, कंपैरिजन तो आपके सामने है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप खरीद लो, मैं कह रहा हूँ आपके पास जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग कर लो। आप दूसरे का लगाना चाहते हो क्वेश्चन, लगाओ, मुझे कोई समस्या नहीं। 1000 टेस्ट की प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले ये लगा लो, इसे प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि ये आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। एक टॉपिक, एक सब टॉपिक कवर कर रहा है। बहुत ही स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चन है जिसमें PYQ शामिल है, वो भी 4 PYQ को एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में शामिल करके, ठीक। कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, उनको पचा करके फिर स्टेटमेंट फ्रेम करना, फिर बाकी टॉपिक्स पे सवाल गैप में फुलफिल करना, वो टफ होता है। इसको सॉल्व कर लो, फिर जो करना है करो ना, क्या दिक्कत है। 1 घंटे रोज देना है सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आप करते रहो। इतना ही रिक्वेस्ट, ठीक। अब पूछिए आप सवाल। हाँ, कल से टेस्ट है, आ जाएगा कल के पहले ही, डोंट वरी। कहा है तो आ जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी यहाँ सरकार तक तो पार्लियामेंट में बिल लाती है, वापस ले लेती है, फिर उसको फिर से टेबल करती है, जबकि उसके पास इतना इकोसिस्टम है। हमारी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, चिंताएं हैं। सब कुछ फाइनल हो जाता है, फिर लगता है नहीं यार इसको चेंज करना है, तो हो जाएगा, कल के पहले तक मिल जाएगा आपको। बोलो अलका। सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई बोलिए, प्लीज गो अहेड। सर, ये जो जैसे आज आपने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग वो हायर एजुकेशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने एक फैक्ट नोटिस किया जिसमें ये लिखा था कि इन अपॉइंटिंग VCs प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये है ऐसा? हाँ, आर्टिकल में लिखा है, वो बात सही है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो VC जो है के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। और यही बात जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जो वाइस चांसलर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट में गवर्नर बाउंड नहीं। अगर आपको पता होगा तो राज्यपाल जो केरला के थे मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के कुछ वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को पुनर्विचार के लिए लौटाया था और क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से बंधा हुआ नहीं है प्रेसिडेंट, ये सच। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जवाब है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी छोटी बातें नहीं लिखी होती, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसके माध्यम से कि भाई वो बंधा हुआ नहीं, इज नॉट बाउंड, ठीक। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े कह रहा है कि आप ऐसा करेंगे सहायता से, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर का, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर का, वो नॉमिनेशन करेगा विधायकों का, 5 लोगों का करेगा, अब बाउंड है क्या? बाउंड नहीं है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट, कुछ जगहों पे नॉमिनेशन जो आर्टिकल 331, 31, 32, 33 आप देखते थे, उसमें जो राज्य वाला जो प्रोविजन है, उसमें गवर्नर एड एंड एडवाइस जो मंत्रिमंडल का होता था उसके हिसाब से वो नॉमिनेट करता था।
लेकिन फिर एक पुडुचेरी या किसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बाउंड नहीं है राज्यपाल, वो जिसको चाहे उसको नॉमिनेट कर दे। ठीक, तो ये सब क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीज़ें देखी जा रही। ठीक, लेकिन फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन अभी तक का है। तो इसलिए भी यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी इंश्योर होनी चाहिए। और कोई? एनीवन एल्स? सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, तो आवाज नहीं आ रही मैडम। आते रहते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर मैं कहती अभी आपने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है ये चीज, तो ऐसे बहुत से पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जब लिखा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम तो समझ में आता है कि हाँ ये तो नहीं है, पर कभी कभी ना डाउट हो जाता है। तो क्या ऐसे मान के चले कि मैक्सिमम चीज तो नहीं डिफाइन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रशासन का रोजनामचा नहीं है, प्रशासन के डे टू डे अफेयर्स को बताने वाला रूल नहीं है, सब रूल बाय रूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मैक्रो विजन टेस्टामेंट है, डॉक्यूमेंट है जो गवर्नेंस की दिशा बताता है। ठीक है ना, मार्गदर्शक है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ डिफाइन होगी इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत मेजर चीज़ें जो आपको लगता है दिए की प्रकाश की तरफ सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको पता भी, आप पढ़ते भी हो, उसी को मानना, अदरवाइज नो कर देना। मैं कह रहा हूँ गलती हो सकती है, मेरा ये राय मानोगे तो गलत हो भी सकता है, लेकिन अगर कहे कि संविधान में परिभाषित है, आंख बंद करके कहना नहीं परिभाषित। क्योंकि एग्जाम जो पेपर सेटर है ना, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे गलती कराने की कोशिश करता है। अब उसको नहीं पता कि भाई बच्चे आजकल स्मार्ट हो गए हैं, है ना, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। वी आर स्मार्ट। और कोई? ओके सर, थैंक यू सर। बोलो भाई, सब चंगा जी? चलो ठीक है, अपने को क्रिकेट मैच की तैयारी भी करनी। ठीक, मजे करो, टेस्ट शाम को है। ठीक सर हम लोग भी क्रिकेट क्या? खेलने के लिए तैयार हैं सर। क्या? सर क्रिकेट हम लोग भी खेलना चाहते हैं सर, आप कभी इनवाइट ही नहीं कर रहे। प्रयाग में रहते हो? आप प्रयाग में तो ठीक रहते है, हैं? एक क्रिकेट मैच प्रयाग में आयोजित कर लो। मैं आ जाऊं सितंबर फर्स्ट वीक में, आ जाऊं सितंबर फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट 100% श्योर, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, बट आई एम विजिटिंग दिल्ली इन सितंबर फर्स्ट वीक। तो मेरे कुछ काम है, तो मैं दिल्ली में आऊँगा, और अगर आप लोग कहोगे क्रिकेट खेलने तो मैं प्रयाग भी आ जाऊँगा। ठीक, सर दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मैं अपने निजी काम से आ रहा हूँ, लेकिन दिल्ली आऊँगा तो इन्फॉर्म करूँगा, मिलेंगे हम लोग। ठीक, दिल्ली का वाला मीट का एक ग्रुप है जो हम जैन में मिले थे, तो उसमें एक बार फिर से मैं बनारस आएंगे, मिथिलेश बनारस, तो दिल्ली आऊँगा, और अगर प्रयाग का रहा तो प्रयाग भी आ जाऊँगा। अभी तो फ्री हो ना सितंबर में तुम लोग? सर दिल्ली कब आना? दिल्ली सितंबर फर्स्ट वीक में, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट हाँ बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, मिलेंगे, जब दिल्ली आएंगे तो कोशिश करेंगे इलाहाबाद भी आ जाएं, फिर उधर से निकल आएंगे इधर। चलो भैया, ठीक है, शुभ रात्रि कह रहा हूँ, बाय।